हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री। और इससे पहले हमने क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया था और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। साथ ही हम यहाँ पर 3 to 5 की जो ईवीएस है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड ये वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज। और जो क्लास 6 की हिस्ट्री है इसमें कुल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से आधे हम आज डिस्कस करेंगे और आधे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है यहाँ पर हमारा अतीत। तो इस चैप्टर में कुछ खास चीज़ें नहीं थी, क्योंकि इसमें हमारा अतीत इसमें ये बताया गया है कि किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी कि पूरी जो क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है वो चैप्टर वाइज जो डिवाइड है, तो उसमें सभी चैप्टर के बारे में ही बताया गया है कि हमें किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। बाकी इसमें कुछ खास और था नहीं। आगे हम देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा क्या, कब और कैसे। तो हम लोग इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जिसमें से जो प्राचीन इतिहास है ये क्लास 6 की बुक में है, एंड मध्यकालीन इतिहास 7th में है, और आधुनिक इतिहास ये 8th की बुक में है। ये बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं 8th की। वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की यदि बात करें तो मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी कि हमें मनुष्य के बारे में कई अलग अलग स्रोत से पता चला है। और जैसे कि उस टाइम पांडुलिपि भी होती थी, तो जो पांडुलिपियाँ थीं ये हाथों से लिखी जाती थीं। यानी कि हाथों से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। इसके अलावा जो पांडुलिपियाँ हैं ये ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों में लिखी मिलती हैं। आगे यदि बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा डॉक्टर स्पूनर ने प्राप्त किए। मतलब वो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके राजमहल के जो स्तंभ हैं वो कहाँ पर मिले हैं हमें? पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई से मिले हैं। और किन्होंने खुदाई करवाई थी? डॉक्टर स्पूनर ने। खुदाई से सोने के बैल के टुकड़े भी प्राप्त यहाँ से हुए हैं। आगे यदि बात करें, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। इसके अलावा रेडियो कार्बन विधि C14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु का पता लगाया जाता है। मतलब कि किसी भी जीव में जो कार्बन की मात्रा है वो कितनी है, तो इसका पता लगा करके उसकी आयु का अंदाज़ा लगाया जाता है। आगे यदि बात करें, पहले हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। तो यहाँ पर हम विक्रम संवत की यदि बात करें कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी 57 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और जो शक संवत है इसकी शुरुआत की थी कुषाण राजा कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व ने। ये दोनों आपको याद रखने हैं, विक्रम संवत और शक संवत, इनकी शुरुआत कब हुई और किसने की थी। तो यहाँ पर है कि पहले जो तिथि की गणना है वो विक्रम संवत या शक संवत के आधार पर होती थी, किंतु अब कैसे होती है? तो अब होती है तिथि की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म के आधार पर। तो जो अब गणना होती है तिथियों की वो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर होती है। इसके अलावा खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये है पटना में। और गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय ये है पालीगंज स्थित भरतपुरा में। अब यहाँ पर देख लेते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार, सुदूर दक्षिण का मैदान। तो जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ऊपर वाला जो हिमालयी प्रदेश होता है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और उत्तर का मैदान, तो जो गंगा यमुना वाला मैदान है उसे उत्तर का मैदान कहा जाता है। और यही सर्वाधिक उपजाऊ भूमि भी होती है, जो मैदानी क्षेत्र होता है। और दक्षिण का पठार, तो दक्षिण का जो पठार है यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। एंड सुदूर दक्षिण, यानी कि सबसे दक्षिण की बात यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं।
आगे यदि बात करें विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग अलग करती हैं, मतलब दो भागों में बांटती हैं। पहाड़ियों के बीच सकरा रास्ता दर्रा कहलाता है, मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो रास्ता होती है उसको दर्रा कहा जाता है। एक्चुअली वो पहाड़ के अकॉर्डिंग देखें तो सकरा होता है, किंतु वह सकरा नहीं होता, वहाँ से आसानी से जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो जा सकती हैं। तो जो पहाड़ियों के बीच में रास्ताएं बनी होती हैं उनको दर्रा कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर खैबर दर्रे का जिक्र मिलता है। तो जो खैबर दर्रा है ये कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हिंदुकुश पर्वत में, मतलब खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है और हिंदुकुश पर्वत में है। एंड जो हिंदुकुश पर्वत है ये कहाँ पर है, ये है अफ़गानिस्तान में। बोलन दर्रा पाकिस्तान में है और गोमल दर्रा ये भी पाकिस्तान में है। आगे हम बात कर लेते हैं महापाषाणी संस्कृति। तो विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने इस संस्कृति का विस्तार किया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो महापाषाणी संस्कृति है इसका विस्तार कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर। मृतकों को दफना कर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ये इस संस्कृति की ही विशेषता है। महापाषाणी संस्कृति में क्या होता था कि मृतकों को दफना करके उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, चावल उपजाने का प्रमाण सर्वप्रथम कोल्डिहावा एवं चौपानी मांडू से मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो चावल उपजाने का प्रथम प्रमाण है वो कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहावा एवं चौपानी मांडू से मिला है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है कोल्डिहावा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 3, प्रारंभिक समाज। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के बनाए गए भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए, मतलब इन लोगों के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं वो भीमबेटका की गुफाओं में मिले हुए हैं। तो उस टाइम जो ब्रश वगैरह तो थे नहीं, तो इस वजह से वो बांस से बना लेते थे ब्रश और उसी से चट्टानों पर चित्रकारी किया करते थे। तो इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं ये कहाँ पर हमें मिले हैं, ये भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। और भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है भीमबेटका। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी और पंचमढ़ी भी स्थित है। आगे हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट स्थान पैसरा के बारे में। यहाँ पर आपकी SCERT में जिक्र किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। पैसरा जो है ये बिहार के मुंगेर ज़िले में अवस्थित है और आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल यहाँ से मिले हुए हैं। यानी कि जो प्रारंभिक मानव था उससे संबंधित जो कुछ स्थल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो हमें मिले हैं पैसरा से। यूरोप में, मतलब यूरोप का जो एक देश है फ्रांस, तो फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों के तरह औजार भी यहाँ पर मिले हैं। जैसे कि फ्रांस में जो मनुष्य रहता था तो उसके जैसे औजार होते थे, उसी तरीके के औजार यहाँ पर भी मिले हैं। कहाँ पर, पैसरा में। ये पैसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। पैसरा संभवतः आवास निर्माण स्थल था, यानी कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर मनुष्य का आवास स्थल था, यानी कि मनुष्य यहाँ पर निवास करते थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो इतिहास के पिता हैं वो कौन है, वो है हेरोडोटस। आगे हम बात कर लेते हैं पाषाण काल। तो पाषाण का जो अर्थ है वो होता है पत्थर, और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र बनाते थे और नृत्य करते थे। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज-कोई अभिलेख है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि विश्व का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो कौन सा है, बोगाज-कोई अभिलेख। तो बोगाज-कोई अभिलेख सबसे प्राचीन है, ये आपको याद रखना है। आगे अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 4, प्रथम कृषक एवं पशुपालक। खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों के तलहट होगा, यहाँ पर तलहट से हुई है। मतलब कि जो पहाड़ियाँ होती हैं उनकी जो तलहटी होती है वहाँ से
खेती की शुरुआत की गई और कौन से देश हैं, ईरान और इराक से। इसके अलावा कुछ पुरास्थल और वहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, यहाँ से गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी, चावल और जानवर के खुर के निशान मिले हैं। और ये जो मेहरगढ़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि गेहूँ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, जौ के प्रमाण, तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं और जो अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कोल्डी हवा भी इम्पोर्टेंट है, ये यूपी में है और यहाँ से चावल, जानवर की हड्डी के प्रमाण मिले हैं। ये भी हमने पीछे बताया भी कि जो सबसे पहले चावल के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं कोल्डी हवा से। बुर्ज होम कश्मीर, गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़ बकरी, ये जो सभी स्थान हैं, पांचों स्थान ही महत्वपूर्ण हैं, ये आपको अच्छे से सब याद रखने हैं। चिरांद की यदि बात करें जो कि बिहार में है, तो यहाँ से मिले हैं गेहूँ, चना और जौ। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़ और सुअर। उसके बाद यहाँ पर हम मेहरगढ़ के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मेहरगढ़ से आयताकार चौकोर घरों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से मृतकों को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। चिरांद की यदि बात करें तो बिहार में पहली नौपाषाण संस्कृति यहाँ से मिली है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी की दृष्टि से कि जो चिरांद है यहाँ पर पहली नौपाषाण संस्कृति यहाँ से ही मिली है। कहाँ से, बिहार के चिरांद से। इसके अलावा स्थायी सभ्य जीवन के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के जो घर हैं वो कैसे होते थे, गोल होते थे, जबकि मेहरगढ़ के कैसे होते थे, चौकोर। और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन काले, नीले, लाल, धूसर रंग के यहाँ पर मिले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ गेहूँ, धान, मसूर के भी साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के खिलौने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं हमें चिरांद से। तो ये आपको याद रखना है कि बिहार में पहली जो नौपाषाण संस्कृति है वो चिरांद से मिली है। मिट्टी के खिलौने भी यहाँ से मिले हैं, सभ्य जीवन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू बनाया था। तो ये सामान्यतः सभी को पता होगा, बट फिर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया कि मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था, तो ये बनाया था कुत्ते को एक। आगे हम देख लेते हैं चैप्टर 5, प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। तो यहाँ पर नवपाषाण काल के बाद धातु युग का प्रारंभ हुआ। ये आपको याद रखना है कि जो धातु युग का प्रारंभ है ये कब हुआ, नवपाषाण काल के बाद हुआ था। धातु युग के नगर कालीबंगा, कोटदीजियमरी, सरायखेला, जलीलपुर। तो यहाँ पर जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। कोटदीजियमरी ये सिंध में है एंड सरायखेला और जलीलपुर ये है उत्तरी पंजाब में। तो ये सभी स्थान आपको याद रखने हैं। पहली धातु तांबा थी, यानी कि जो मनुष्य है उसने पहली धातु की खोज की, वो कौन सी धातु थी, वो थी तांबा, और नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि पहली प्राप्त धातु तांबा है और ये नदी की तलहटी से प्राप्त की जाती थी। इसके अलावा भारत की प्राचीन सभ्यता, जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है हड़प्पा, और इराक की जो प्राचीन सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया, एंड चीन की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है सांग सभ्यता। तो ये तीनों सभ्यताएं आपको याद रखनी है कि कहाँ की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है। आगे हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा का पतन होने लगा था। तो इसका जो काल है, टाइम पीरियड है, वो आपको याद रखना है। पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में लगभग 150 साल पूर्व हड़प्पा सभ्यता की खोज का पता चला था। हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो जो पश्चिमी भाग होता था ये ऊंचाई पर स्थित होता था और छोटा होता था। यहाँ इसको दुर्ग कहा जाता था और यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, मतलब जो राजा लोग हैं कह सकते हैं, वो लोग रहते थे। और जो पूर्वी भाग था ये निचले इलाके में स्थित था, बड़ा होता था और इसे निचला नगर कहा जाता था, और यहाँ पर जो आम जनता है वो रहती थी। तो इन दो भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा के जो अधिकांश नगर हैं वो इन्हीं दो भागों में बटे थे, एक तो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को दुर्ग कहा जाता था और एक निचला नगर होता था,
पश्चिमी भाग ऊंचाई पर और जो निचला नगर है वो निचले इलाके में ही स्थित होता था। एंड पश्चिमी भाग छोटा और पूर्वी भाग बड़ा होता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हड़प्पा के प्रमुख नगर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस नगर की खोज किसने की थी और कब खोज हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के तट पर की थी। एंड कालीबंगा की खोज ब्रजवासी लाल 1961 में घग्घर नदी के तट पर। लोथल की रंगनाथ राव 1954 और भोगवा नदी के तट पर। धौलावीरा की खोज RS बिष्ट 1989 से लेकर 90 तक लूनी नदी के तट पर। एंड चन्हूदड़ो, तो चन्हूदड़ो की जो खोज है ये की थी गोपाल मजूमदार ने 1931 में सिंधु नदी के तट पर। इसके अलावा रंगपुर की यदि हम बात करें तो माधव स्वरूप वत्स 1931 से 53 और भादर नदी के तट पर की थी। यहाँ पर आपको जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है ये याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा आपसे हड़प्पा ही पूछा जाता है, लेकिन सभी को आप लोग एक एक बार देख लेंगे जिससे कि थोड़ा आइडिया आपको बना रहे। उसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक महान स्नानागार मिला है और इसका जो फर्श है ये तराई ईंटों का बना हुआ था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर 4 कोल की परत चढ़ाई गई थी। यानी कि जो स्नानागार है काफ़ी बड़ा था, एक तरीके से कह सकते हैं तालाब के जितना बड़ा था। इसको तालाब कहा भी गया है कि मतलब मोहनजोदड़ो से एक तालाब मिला है जिसको खोजकर्ताओं ने महान स्नानागार बताया है। तो ये एक महान स्नानागार था, तराई ईंटों से बना था इसका फर्श और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर 4 कोल की परत चढ़ाई गई थी। स्नानागार के पास एक कुआं मिला है और स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है कि इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इसके पास से एक कुआं भी मिला है और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर 4 कोल की परत चढ़ाई गई थी। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अग्निकुंड है इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से। आगे हम बात कर लेते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है कैसी सभ्यता थी। तो ये थी कांस्य युगीन। समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। स्वास्तिक की देन हड़प्पा सभ्यता की देन है। देखिए ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, समाज जो है मात्र सत्तात्मक था, स्वास्तिक की जो देन है ये भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। और हड़प्पा सभ्यता के निवासियों, मतलब जो हड़प्पा के निवासी थे उनकी शतरंज में रुचि थी और हड़प्पा वासी लोहा से अनभिज्ञ थे। तो ये भी आपको याद रखना है, इन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग लाल रंग था और हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था। इसके अलावा हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे और हड़प्पा के लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। तो ये भी याद रखना है कि जो हड़प्पा के मतलब निवासी थे वो वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे और हड़प्पा के नगर प्रायः 1 या 2 मंजिला होते थे। प्रत्येक घर में आंगन भी था। इसके अलावा मकानों के जो दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं मुख्यतः सड़कों की बजाय गली में खुलते थे। मतलब पीछे की तरफ गलियां बनी होती थी, मेन सड़क पे ना खुल के पीछे गलियां बनी होती थी वहाँ पर खुलते थे। और नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें, नालियाँ बनी हुई थीं। जल निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था थी। जो हड़प्पा नगर है काफ़ी सुव्यवस्थित नगर था। यहाँ पर जल निकासी के लिए जो नालियों की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी थी। सड़कें भी सुव्यवस्थित ढंग से बनी थीं। इसके अलावा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यानी कि जो ये जो नगर है इस तरीके से बनाया गया था कि जो सड़कें हैं वो किसी तरीके से टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बल्कि एकदम सीधी सीधे आकर के समकोण पर काटती थीं। इसके अलावा हड़प्पा के समय आवश्यक कच्चे माल निम्न स्थानों से प्राप्त होते थे। जैसे कि तांबा जो है ये राजस्थान खेतड़ी से मिलता था और लकड़ी जम्मू से, चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती थी
और जो सोना है ये कर्नाटक के कोलार से, और फिरोजा मध्य एशिया से, एंड समुद्री उत्पाद गुजरात से हमें प्राप्त होता था। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम मेहुला है। इसकी चर्चा मेसोपोमियाई अभिलेखों से मिलती है, यानी कि जो सिंध है इसका प्राचीन नाम क्या था, मेहुला था। और हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ भारी संख्या में मिली हैं। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा करते थे। एक मुहर पर पुरुष देवता का चित्र भी मिला है, मतलब ये सामान्यतः मातृ देवी की पूजा करते थे, किंतु एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। एंड किसी मंदिर के साथ यहाँ पर नहीं मिले हैं। कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से, मतलब हड़प्पा से किसी भी मंदिर के साथ से नहीं मिले हैं। और एक सींग वाला गेंडा, कुंवड़ वाले बैल का विशेष महत्व था। तो आपको ये बताना है कि जो एक सींग वाला गेंडा है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा धौलावीरा की बात कर लेते हैं। गुजरात के पश्चिम में धौलावीरा है और 3 भागों में विभाजित था, गढ़ी नगर, मध्य नगर और निचला नगर। गढ़ी जो नगर था ये किलेबंदी की जाती थी इसमें, और मध्य नगर में भी किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी से मतलब है कि जो नगर होता था उसके चारों तरफ एक मजबूत दीवार बनाई जाती थी, ताकि जो बाहरी लोग हैं आक्रमण ना कर सकें, उसके अंदर प्रवेश ना कर सकें नगर के अंदर। तो इसको कहा जाता था किलेबंदी। तो जो गढ़ी नगर है और मध्य नगर है यहाँ पर किलेबंदी की जाती थी, जबकि जो निचला नगर है यहाँ पर किलेबंदी नहीं की जाती थी और यहाँ पर सामान्य लोग यानी कि आम जनता रहती थी। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं लोथल की। तो देखिए ये आपको याद रखना है कि जो धौलावीरा है ये 3 भागों में बटा था। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गढ़ी, मध्य और निचला नगर, और किलेबंदी कहाँ कहाँ की जाती थी और कहाँ नहीं की जाती थी, ये ही आपको याद रखना है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं लोथल। तो लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शहर की किलेबंदी की गई थी, यानी कि जो लोथल है यहाँ पर लोथल की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भवन थे। बंदरगाह के भी अवशेष मिले हैं, कहाँ से, लोथल से। फारस की खाड़ी की मुहरें भी यहाँ से मिली हैं और लोथल से जलीय मार्ग से व्यापार होता था। तो क्योंकि यहाँ से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं तो व्यापार भी होता होगा, इसी वजह से फारस की जो खाड़ी की मुहरें वो भी यहाँ से मिली हैं। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं अगला चैप्टर 6, जीवन के विभिन्न आयाम। तो हड़प्पा के पतन के बाद वैदिक युग का प्रारंभ हुआ और स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि जो हड़प्पा का पतन है लगभग 1700 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व चला और 1700 ईसा पूर्व के बाद फिर हड़प्पा का पतन होने लगा। तो हड़प्पा के पतन के बाद वैदिक युग का प्रारंभ हुआ। वैदिक युग को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक की यदि बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, एंड 1000 से 6000 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चलता है। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं ऋग्वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल। तो यहाँ से ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के कारण ही इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल से हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का जिक्र मिलता है। इसके अलावा जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित थे। आगे हम बात कर लेते हैं वेदों की संख्या। तो वेदों की संख्या है 4 और ब्राह्मणों की संख्या कितनी है, 9 है। वेदांग 6 हैं। आरण्यक की संख्या कितनी है, ये भी 6 है। और प्रारंभिक उपनिषद ये 13 हैं और जो कुल उपनिषद हैं वो कितने हैं, 108। आगे यदि बात करें वेदों की भाषा को प्राक या वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। एंड वेदों को श्रुति यानी कि सुना हुआ भी कहते हैं, यानी कि क्योंकि जो वेद थे वो सुन करके लोगों ने लिखे हैं, मतलब जो भी महान पुरुष लोग वेद सुनाते थे उनको सुन करके फिर उनको एक ग्रंथ के रूप में संकलित कर दिया गया। इसी वजह से वेदों को सुना हुआ भी कहा जाता है। वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते हैं, यानी कि वेदों में जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की है वो खुद को आर्य कहते हैं। आगे यदि बात करें दास एवं दस्युओं को आर्यों का विरोधी बताया गया है, यानी कि जो आर्य थे वो दास एवं दस्युओं को अपना विरोधी बताते हैं।
एंड आर्यों ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी गई। इसके अलावा आगे यदि हम बात करें तो जो वैदिक कार्य थे ये कई समूह में भारत आए थे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो संस्कृत भाषा भारोपी है ये भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। आगे हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सप्त सैंधव आपको याद रखना है। सप्त सैंधव का मतलब क्या था? सिंधु एवं उनकी 5 सहायक नदियाँ सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और सरस्वती। आगे हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद में जिसके पास ज़्यादा गायें थी वह धनी माना जाता था। गाय को लेन देन का एक खास साधन भी माना जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ये कहाँ से मिलता है, तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल से हमें मिलता है। सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र माना गया है और वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे बलि कहा जाता था। और जो बलि था ये स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था, यानी कि जो लोग थे वो राजा को स्वेच्छा से देते थे कर, उसको बलि कहा जाता था। मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं थी या फिर कोई ऐसा नियम नहीं था कि आपको कर देना ही है। तो ये कब था? ये था आपके उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में। कि जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पर जो कर मिलता था राजा को उसे बलि कहा जाता था और जो बलि है ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। इसके अलावा गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला से दूसरे कबीला के साथ अक्सर युद्ध भी होता रहता था, क्योंकि उस टाइम जो गाय हैं उनका काफ़ी महत्व था और जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वो धनी माना जाता था। इसी कारण से गायों को प्राप्त करने के लिए एक कबीले से दूसरे कबीले में अक्सर युद्ध होते रहते थे। आगे यदि बात करें तो गौधन की रक्षा के लिए एक सरदार था। राजन का चुनाव किया जाता था, मतलब सरदार या राजन का चुनाव गौधन रक्षा के लिए किया जाता था। और ऋग्वैदिक राजा को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के टाइम में जो राजा होता था ये किसी भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं था, बल्कि ये मात्र एक कबीले का मुखिया होता था। और कबीले में वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे, यानी कि एक ही वंश के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर रहते थे और उसका एक मुखिया होता था, उसी को राजा कहा जाता था। वो एक किसी बड़े क्षेत्र का राजा नहीं होता था, वो मात्र एक कबीले का मुखिया होता था। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में विद्युत का सबसे ज़्यादा महत्व था, बाद में घटता गया। फिर सभा और समिति आई। तो जो सभा थी ये प्रतिष्ठित लोगों की संस्था थी और जो समिति है ये आम लोगों की संस्था होती थी। इन संस्थाओं में महिलाएं भी भाग लेती थीं। ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेशा पशुपालन था। ये लोग जौ की खेती करते थे और ये आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाता था। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं इनका मुख्य जो पेशा है वो पशुपालन था, किंतु सामान्य रूप से ये जौ की खेती भी करते थे और जौ जो है ये आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाता था। इसके अलावा इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है और अग्नि को आग का देवता माना जाता था। आगे हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का जिक्र मिलता है, किंतु जो वर्ण व्यवस्था है ये इस टाइम थी नहीं, मतलब इनका जिक्र मिलता है। जो ब्राह्मण यानी कि जो भी पूजा पाठ का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था और जो क्षत्रिय युद्ध वगैरह करते थे उन्हें क्षत्रिय, और वैश्य जो व्यापार वगैरह करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, और जो शूद्र मतलब इन 4 वर्णों की 3 वर्णों की सेवा करते थे उनको शूद्र कहा जाता था। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये प्रचलन में नहीं थी, मतलब उस टाइम जो भी ये काम करने लगता था वो उसको उसी वर्ण का मान लिया जाता था। यानी कि जो ऋग्वेद है यहाँ पर इस व्यवस्था को प्रचलन में नहीं बताया गया है, सिर्फ इसका जिक्र मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी, यानी कि ये जो व्यवस्था है ये स्थापित नहीं थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं ये व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। यानी कि जो ब्राह्मण है उसकी आगे की जो जनरेशन होगी वो ब्राह्मण ही होगी, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय ही रहेगा अगली जनरेशन में, मतलब आने वाली अगली पीढ़ियों दर पीढ़ियों। एंड इसी तरीके से वैश्य और शूद्र। जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या था कि जो भी उस काम को करता था उसको उस वर्ण का कहा जाता था, फिर वो कोई भी
किसी भी काम को करने लगे। और जबकि उत्तर वैदिक काल है तो इसमें इस व्यवस्था को स्थापित ही कर दिया गया था, यानी कि जन्म से ही आप को वो बना दिया जाता था कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, या फिर वैश्य हैं, या फिर शूद्र हैं। जबकि जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पर कर्म के आधार पर माना जाता था और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर मानने लगे थे। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर वैदिक काल पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे थे, स्थायी निवास भी इनका हो गया था। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल का मनुष्य है तो यहाँ पर ये पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे थे और स्थायी निवास भी हो गया था। जबकि पूर्व वैदिक काल में क्या था कि पशुपालन, मुख्य रूप से पशुपालन करते थे और खेती नहीं करते थे, सिर्फ जौ का उत्पादन करते थे, मतलब जौ उगाते थे, क्योंकि जो जौ है वो कम टाइम में तैयार हो जाता था। और उत्तर वैदिक काल में इनका स्थायी निवास भी हो गया था, क्योंकि ये खेती करने लगे थे तो खेती करने के लिए इनको स्थायी रूप से एक जगह निवास करना पड़ेगा। उत्तर भारत में लौह युग का आरंभ हुआ और हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल के अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे, जैसे कि पुरु और भरत मिलकर के कुरु जनपद बने और दुर्वस और कृवि बनकर के पांचाल जनपद बना था। आगे हम बात कर लेते हैं राजा की शक्ति में वृद्धि तथा सभा एवं समिति की शक्ति कमज़ोर हो गई। अब राजा को परामर्श देने वाली संस्थाएं बन गई थी। यानी कि उस टाइम क्या था ऋग्वैदिक काल में कि जो सभा और समितियां हैं ये एक महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई और जो सभा एवं समिति हैं इनकी शक्तियाँ कमज़ोर होती चली गईं। ये मात्र अब राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन गई थी। बलि जो स्वेच्छा से लोग देते थे उसे अब राजा ने अनिवार्य कर दिया था। तो ये हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, जो बलि है वो स्वेच्छा से कर दिया जाता था, जिसको उत्तर वैदिक काल में राजा ने अनिवार्य कर दिया था, यानी कि उसको अब वो एक कर के रूप में लेने लगा था। आगे यदि हम बात करें, पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे इन्हें यज्ञ करने का अधिकार था, वेद अध्ययन ब्राह्मण करते थे, लोगों की रक्षा क्षत्रिय, व्यापारी, कृषक वैश्य और तीनों वर्गों की सेवा करना ये शूद्र का काम होता था। तो यहाँ पर जो ये व्यवस्था थी, यहाँ पर इस व्यवस्था को जन्म के आधार पर माना जाने लगा था, जबकि जो पूर्व वैदिक काल है वहाँ पर कैसा होता था, कर्म के आधार पर था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा वैदिक कालीन शिक्षा की बात कर लेते हैं तो इस टाइम मौखिक शिक्षा दी जाती थी और कोई परीक्षा वगैरह भी नहीं होती थी। जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से मौखिक ही थी। इसके अलावा शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष तक रहना पड़ता था। शिक्षार्थियों को वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था। वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। आगे यदि बात करें आरूढ़ी, आरूढ़ी एक नाम है। तो आरूढ़ी वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपकी एससीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो उद्दालक ऋषि है इसका मूल नाम क्या था। तो आरूढ़ी था और ये बाद में उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसके अलावा इनाम गांव की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ये महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्र बस्ती थी। कौन सी? इनाम गांव। तो याद रखना है, घोड़ नदी के तट पर और महाराष्ट्र राज्य में। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे बर्तनों का उपयोग करते थे, जिस पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति बनी होती थी। यानी कि यहाँ के लोगों के जो बर्तन थे वो कैसे थे? नारंगी रंग के थे और उन पर काले रंग की जो आकृतियाँ हैं वो बनी होती थी। इसके अलावा मृतकों को दफन किया जाता था। कहाँ पर? इनाम गांव में। तो इनाम गांव के बारे में भी ये थोड़ा सा पैराग्राफ था, तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी आपको याद रखना है। 2-3 चीज़ें ही याद रखनी है कि कहाँ पर है, घोड़ नदी के तट पर महाराष्ट्र में, और जो लोग हैं वो नारंगी रंग के बर्तनों का उपयोग करते थे और काले रंग की उसमें आकृतियाँ बनी होती थीं। साथ ही मृतकों को दफनाते थे यहाँ के लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगला जो चैप्टर है अब वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने फर्स्ट से लेकर के 6 तक के जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस कर लिया है।
अब 7 चैप्टर से लेकर के 13 तक कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।